अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 25 मार्च 2025। उम्मीद है आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। कराची में अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है और जो ह्यूमिडिटी है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी और डेड इन सेल का सामना करना पड़ रहा है ब्रीडर्स को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं न्यू फैंसर्स के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें उनको मैं प्रॉपर वे में गाइड करूं कि किस तरह आप समर में अपने बर्ड्स का ख्याल रख सकते हैं और मैं किस तरह अपने बर्ड्स का गर्मियों में ख्याल रखता हूं। तो दोस्तों याद रखें कि बर्ड की जो केयर है, समर केयर है, उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो शेड है, जहां आपका बर्ड रखा हुआ है वहां इनफ वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो मेरे शेड में किस तरह की वेंटिलेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा वो शेड है जिसमें हमने जावा स्पैरोस और बजरीगर रखे हुए हैं। क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, मेरे राइट साइड पे और ऊपर हर जगह जो है वो वेंटिलेशन का इंतज़ाम है। अच्छा, अगर वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, आपके पास वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो आप सामने देख रहे हैं एग्जॉस्ट फ़ैन। आप इस तरह के एग्जॉस्ट फ़ैन जो है ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं इन या आउट की जगह पर। उससे वेंटिलेशन बहुत बेहतर हो जाती है। तो आपका बर्ड देखिए, आपका बर्ड जो है ना गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। बर्ड गर्मी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन सफोकेशन बर्दाश्त नहीं करता। अगर इनफ वेंटिलेशन नहीं है तो आपके बर्ड को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें आई इन्फेक्शन हो सकता है, उसके साथ जो है रेस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है और इसके अलावा पेट के मसाइल हो सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेंटिलेशन शुड बी इनफ, इतनी हो, क्वाइट इनफ हो कि आपको खुद फील हो, आप अगर वहाँ पे घूम रहे हैं बैठे हुए, आपको फील हो कि यार हर्ब्स नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन के लिए मैंने आपको दिखाया, आप इस तरह के जो एग्जॉस्ट फैन हैं ये कराची में शेरशाह से मिल जाते हैं। इतने महंगे भी नहीं होते और इनकी जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो भी बहुत कम होता है। तो इस तरह के आप एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेंटिलेशन के बाद हम आ जाते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कंट्रोल करना है आपने अपने शेड का। तो टेम्परेचर आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? तो याद रखें कि आपके शेड में सबसे ज़्यादा जो हीट आती है वो रूफ टॉप से आती है। रूफ टॉप से आने वाली हीट को आपने किस तरह अपने बर्ड्स को बचाना है या शेड को बचाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा आपके शेड में साइड से जो आने वाली जो धूप है, स्पेशली 11 बजे के बाद की जो धूप है, 11 बजे से जो 4 बजे तक धूप आती है, वो भी आपका जो शेड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो इन दोनों का इंतज़ाम किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पाकिस्तान में शेड्स 2 तरह के होते हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। अब ये वाला जो शेड है, इस शेड को आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये इंडोर है। इसमें भी आप देखेंगे विंडोज़, बड़ी बड़ी विंडोज़ होनी चाहिए। तो ऐसे शेड में जहाँ पे जो रूफ टॉप है इस तरह टाइल्स का हो या आरसीसी हो, वहाँ तो छत से आने वाली हीट का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका शेड इस तरह का है, ओपन शेड है, आउटडोर शेड है, तो और स्पेशली ये जो ऊपर टीन की चादरें जो डली हुई हैं, ये इतनी हीट नीचे सप्लाई करता है कि आपका जो शेड है ना वो तंदूर बन जाएगा। तो ऐसे शेड में किस तरह ऊपर से रूफ टॉप से आने वाली हीट को आपने किस तरह जो है वो बचाना है? देखिए, इसमें आप या तो कर सकते हैं फॉल सीलिंग लगा सकते हैं, लेकिन फॉल सीलिंग लगाएंगे तो आपका जो हाइट है वो कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फॉल सीलिंग लगाता तो होता क्या, सामने आपको ऊपर वेंटिलेशन दिख रही है वो बंद हो जाती, इधर जो वेंटिलेशन है ये कम हो जाती। तो मैंने क्या करा है, मैंने इसके ऊपर थर्माकोल की शीट्स जो है वो बिछाई हुई हैं और 4 फीट बाय 8 फीट की बड़ी आसानी से 2 इंच की थर्माकोल की शीट जो है वो मैंने ऊपर जो है वो सारी की सारी इंस्टॉल कर दी हैं। जब मैं ये शेड बनवा रहा था तो उस वक्त मैंने ऊपर हुक वेल्ड करा लिए थे, मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि गर्मी और सर्दी दोनों में टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। गर्मी में ऊपर से हीट नहीं आती और सर्दी में ठंड नहीं आती। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको इस तरह का रूफ टॉप बनाना पड़ जाता है, जिस तरह मुझे बनाना पड़ा। ये मेरा 3rd फ्लोर है और यहाँ पर मैं जो है लीगली
यहाँ पे मैं पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकता था, लेकिन इस तरह का टेम्पररी स्ट्रक्चर अलाउ होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हीट से किस तरह बचाना है, मैं आपको ऊपर रूफ टॉप पे चलते हैं, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये टीन की चादर है और उसके ऊपर ये 2 इंच मोटा थर्माकोल बिछा हुआ है। और इसको ऊपर रोकने के लिए मैंने मनीला रोप, जो अक्सर कंस्ट्रक्शन में आप देखते हैं कि ब्रांच को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ये ऊपर है यहाँ पे। और जब मैंने इंस्टॉल किया था और वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ पे चूहे आ जाएंगे या यहाँ पे क्या कहते हैं वो कौवे इसको नोच लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ज़्यादा हो गया और बहुत अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल किया है इसने। कुछ एक्स्ट्रा शीट्स भी मेरे पास रखी हुई हैं और ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत आसान सा हल होता है इसका, ईज़ीली। अच्छा, जब भी आप शेड बनाएं तो कोशिश करें वो इतना उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप ऊपर ईज़िली वॉक कर सकें। ऊपर भी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, ऊपर भी मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पर इनका पर्पज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो दोस्तों इस तरह रूफ टॉप से आने वाली जो हीट है उसका मसला हल हो जाएगा। अब आते हैं जो टेम्परेचर आपकी शेड का इंक्रीज़ होता है साइड में आने वाली धूप की वजह से, वो आप किस तरह कर सकते हैं उसको कंट्रोल। तो दोस्तों ये जो हमारी साइड है, इस साइड से बहुत ज़्यादा धूप अंदर जाती है दिन में। तो इस पर आप ऊपर क्या कर सकते हैं, ये मैंने एक टेम्पररी ऊपर शेड बनाया है। यहाँ पे एक मास्टर केज बनेगा रमज़ान के बाद इंशाल्लाह, ईद के बाद। तो आप इस तरह का कुछ बना सकते हैं। इस पे आप जो है ना पौधे दरख्त आप लगा सकते हैं। रूफ़ टॉप पे भी भाई बहुत अच्छी गार्डनिंग होती है। अगर कोई गार्डनिंग करना चाहे जो शौकीन है, बहुत अच्छी गार्डनिंग होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, पीछे जो है ना इसके क्या है, वो कोकोनट फाइबर की वॉल लगी हुई है। ये 2 इंच मोटी वॉल है, आगे पीछे इसकी जाली लगी हुई है। इसका पर्पज़ क्या है, एक तो देखें जो पौधे हैं ये थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं आपसे, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छा बदले में बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देते हैं। एक तो आपकी तबीयत को बहुत ही भले लगते हैं और दूसरा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं होती, थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं। और स्पेशली ये जो इंडोर प्लांट्स हैं, ये सारे इंडोर मैंने लगाए हुए हैं। पहले सारे आउटडोर लगे हुए थे, पुरानी वीडियो बल्कि मैं शेयर करता हूँ साथ में। पहले सारा आउटडोर था। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वॉक इन आइवरी बनानी है तो इसलिए मैंने ऊपर रूफटॉप बनेगा, तो यहाँ पे हमने सारे इंडोर प्लांट्स लगाए हैं। अब ये जो पीछे ये जो वॉल है, इसका पर्पज़ मैं आपको बताता हूँ। गार्डनिंग वाले इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका क्या मकसद है। और इसमें होता क्या है कि देखें, ये जो कोकोनट फाइबर है, इसमें जितना मनी प्लांट है, इसकी जो रूट निकलती है वो रूट उसके अंदर जाती है। जिस तरह आप देखें कि ये स्टिक जो रोल प्ले कर रही है, वैसा ही रोल प्ले करती है ये वॉल। और इसमें आपका जितना भी मनी प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत ही शानदार ग्रोथ होती है और 2-2 फीट बड़ा पत्ता निकलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये होता है, पाकिस्तान में ये अभी कॉमन नहीं है। मैंने भी कुछ वीडियोस से देखकर कुछ मुझे आइडिया हुआ तो मैंने इस तरह की ये पूरी कोई महल 30 फीट की ये वॉल है। अच्छा, इससे मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हम इसको दिन में 2 बार गीला कर देते हैं और गीला करना बहुत ही आसान होता है। आप इसमें ऑटो वाटरिंग सिस्टम लगा सकते हैं, सस्ता और आसान होता है। आप उसमें टाइमर लगा सकते हैं, दिन में आपको 3 बार करना है तो वो 3 बार ऑन हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। अच्छा, साथ में ये ह्यूमिडिटी, अब देखें बाहर क्या ह्यूमिडिटी है अभी इस वक्त 48%। आजकल के वेदर के हिसाब से ये बेहतरीन है, अंदर शेड में कम है। तो एक तो ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, दूसरा टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, दूसरा तबीयत को बड़ा भला लगता है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि यार इतना पानी तो हमारे पास नहीं होता कि हम इनको डालें। तो भाई मैं जो पानी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मेरे शेड में कोई 60 लीटर पानी यूज़ होता है डेली का, उसमें से कोई 20-25 लीटर बच जाता है, तो मैं वही पानी यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो आप इस तरह का बाहर जिस साइड से बहुत ज़्यादा धूप आती है, गर्मी आती है, आप इस तरह की प्लांटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बल्कि एक बहुत अच्छा जुगाड़ दिखाता हूँ। ये ड्रम आप लोग देख रहे हैं, इस ड्रम में एक पूरा बड़ा दरख्त, फलदार दरख्त उग जाता है।
मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये देखें मैंने तो ऊपर भी ये लगाए हुए हैं। गमलों से ज़्यादा बेहतर ये रहता है, इसमें नीचे आप होल कर सकते हैं। अच्छा, ये लगाने का एक मकसद ये भी है कि यहाँ पे जब शेड बनेगा तो ये सारी बेलें हैं, और बेलें जो ऊपर साया बनाएंगी उससे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह बड़ा अच्छा कंट्रोल होती है। अच्छा, आजकल के वेदर में भाई ह्यूमिडिटी का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। आप लोग अपने अपने शेड्स में देखेंगे तो देखेंगे 20-25% होती है आजकल, जिसकी वजह से डेड इन शेल और अनफर्टिलिटी बड़ा कॉमन इशू होता है। तो देखें, मैंने ये जो एक साइड है जहाँ से हवा अंदर आती है मगरिब की जानिब से, मैंने ये कुछ वॉल बना दी है कोकोनट फाइबर की। ये इजीली मिल जाता है, ज़रूरी नहीं आप कोकोनट फाइबर यूज़ करें, आप इसमें बहुत सारी और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो नेस्टिंग है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट फाइबर बहरहाल ये मैं लेकर आता हूँ पहलवान गोट की तरफ से, 150 रुपये किलो का मिलता है, तो 50-60 किलो मैं एक ही बार ले आया था। तो इस तरह आप कर सकते हैं इंस्टॉल। इस पर आप ऑटो वाटरिंग सिस्टम लगा लें, मिस्टिंग सिस्टम लगा लें, या आप इसको मैनुअली आप इसको जो है वो कर दें, गीला कर दें। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आप ये इस तरह के कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें इस तरह के जो कूलर हैं उसमें आप जो है वो बर्ड के ऊपर डायरेक्ट ना लगे। बेहतर है कि जिस तरह ये बीच में रखा हुआ है इस तरह कूलर रखे हुए हों, तो ये एक तो टेम्परेचर आपका जो है वो राइज़ नहीं होने देगा, और दूसरा ये ह्यूमिडिटी जब लो होगी तो आपका एज ए ह्यूमिडिफायर भी ये काम करेगा। लेकिन याद रखें, कराची में ज़्यादातर जो मौसम रहता है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, हाई ह्यूमिड जो है वो हवा होती है, और हाई ह्यूमिडिटी में ये जो आपका कूलर है ये उस वक्त अच्छा काम नहीं करता, लेकिन लो ह्यूमिडिटी में इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बर्ड्स की समर डाइट के बारे में। गर्मी में आपके बर्ड की डाइट कैसी होनी चाहिए? तो याद रखें, जब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपके बर्ड को आपने जो हाई प्रोटीन है वो देने से गुरेज करें या उसको कम करें। स्पेशली अगर आप मील वॉर्म्स वगैरह अपने बर्ड को देते हैं तो आप कोशिश करें उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ कर दें। और अगर वो अपने बच्चे नहीं पाल रहा, ब्रीडिंग पर नहीं है, तो कोशिश करें उसको ज़ीरो कर दें। अच्छा, एक चीज़ जो आपने लाजमी देनी है अपने बर्ड को, वो आपने देना है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करें? जो भी इजी अवेलेबल है आपको और उसका रिज़ल्ट अच्छा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तो ये है एनिमल साइंस का, इसकी मैं पिक्चर लेकर आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो एक तो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये सस्ता है और 60 लीटर पानी मेरा इस्तेमाल होता है एक टाइम। मेरी कोशिश होती है कि दिन में 2 बार पानी जो है वो बर्ड को दिया जाए। बर्ड के लिए जो पानी है उसकी इनफ क्वांटिटी हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर आप ड्रिंकर्स यूज़ करते हैं तो कोशिश करें इस मौसम में आप ओपन पॉट में पानी दें, ताकि बर्ड नहा भी ले और अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करे और पानी पी भी ले। तो मेरे पास पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा बर्ड है माशाल्लाह से। तो मैं जो पूरे शेड में इस्तेमाल करता हूँ वो ये वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जो एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, जो वीक मोटेशंस हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्पार्क, जो एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो आपने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है जो आपको इकोनॉमिकल पड़ता हो और आपके बर्ड पे उसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो। लूज़ में ये स्पार्क लिक्विड कहाँ से लूज़ में मिल जाएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा। कराची में बफर जोन के पास जो है, बफर जोन में ही कराची वेटरनरी स्टोर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लूज़ में ले सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कब यूज़ करना है? जब आप देखें कि आपका बर्ड हाँप रहा है। जब भी बर्ड हाँपेगा तो आप वो मतलब उसको स्वेटनिंग हो रही है, और जब भी किसी भी जानदार को जब स्वेटनिंग होगी तो बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कम होंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जब पानी का जो भी इनटेक होगा आप देखेंगे कि बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। बॉडी में पानी एब्जॉर्ब होने के लिए, हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है कि बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी इनफ क्वांटिटी मौजूद हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।